मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ाया था और उसके जो है हमने अणुगति समीकरण द्वारा किस प्रकार से गैसों के नियमों की प्राप्ति करते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब हम आज बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण की सीमाएं। तो क्या क्या सीमाएं हैं? मुख्य रूप से 3 सीमाएं हैं, तो उनकी बात करते हैं। पहली जो सीमा है वो है आदर्श गैस समीकरण जो है वो PV इजिकल टू nRT है, जो गैस दाब व ताप के प्रत्येक मान पर इस समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। परंतु वास्तव में कोई भी गैस पूर्ण रूप से आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती है। ये पहली लिमिटेशन है आदर्श गैस समीकरण की। दूसरी जो लिमिटेशन है, बॉयल के नियम के अनुसार, या बॉयल का नियम जो है वो ये कहता है कि दाब जो होता है वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ने पर आयतन घटते घटते अंत में शून्य हो जाना चाहिए, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जब गैस का दाब बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन कम हो जाता है, अर्थात उसका घनत्व बढ़ जाता है। और जब गैसों का घनत्व बढ़ता है तो दाब बढ़ने के साथ साथ उसके आयतन में कमी, अर्थात गैसों के दबने की सामर्थ्य, जिसे हम संपीड़ितता कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, घटती जाती है। अर्थात उच्च दाब पर दाब बढ़ने के साथ साथ आयतन में उतनी कमी नहीं आती जितनी आनी चाहिए, अर्थात इसका व्यवहार आदर्श गैस से विचलित हो जाता है। तीसरी एप्लीकेशन है चार्ल्स व गैलुसाक के नियम के अनुसार जो है वह ताप बढ़ने के साथ साथ आयतन भी बढ़ना चाहिए, या ताप घटने के साथ साथ आयतन भी घटना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात ताप जितना बढ़ता जाएगा आयतन भी बढ़ता जाएगा और ताप की कमी के में भी कमी आती जाएगी। इस प्रकार एक ऐसी अवस्था आनी चाहिए गैस के -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कि गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। अतः समस्त गैसें निम्न दाब और उच्च ताप पर तो आदर्श व्यवहार करती हैं, किंतु उच्च दाब व निम्न ताप पर उनका आचरण जो है वह और या व्यवहार जो है आदर्श गैसों से बहुत विचलित हो जाता है। आदर्श गैस आचरण से विचलन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। पहला है आदर्श गैस समीकरण का सरलतम रूप जो है वो होता है PV इजिकल टू nRT। गैसों की निश्चित मात्रा एक मोल के लिए ताप, दाब व आयतन में संबंध बताती है। एक आदर्श गैस के लिए प्रत्येक ताप व दाब पर PV अपॉन RT इजिकल टू 1 होना चाहिए। PV अपॉन RT को संपीड़ितता गुणांक कहते हैं, जिसे Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः Z इजिकल टू PV अपॉन RT होगा। किसी आदर्श गैस के लिए Z का मान सदैव 1 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में शून्य दाब के अतिरिक्त किसी भी गैस का संपीड़ितता गुणांक Z का मान 1 नहीं होता है, अर्थात शून्य दाब पर सभी गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संपीड़ितता गुणांक व Z व दाब के मध्य गैसों के लिए खींचा गया वक्र, जिसे आमेट वक्र कहते हैं या अमगेट वक्र कहलाता है। वो देखिए, इसमें क्या है कि इधर अपन ने Z लिया हुआ है, इधर अपन ने P लिया हुआ है। Z जो है वो संपीड़ितता गुणांक है, P जो है दाब है एटमॉस्फेयर में। तो जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाता है, Z भी बढ़ता जाता है। आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे P बढ़ रहा है वैसे वैसे Z भी बढ़ रहा है। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए H2 HE यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन जैसी गैसों का वक्र 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आदर्श गैस से ऊपर होता है, अर्थात 1 से ऊपर है। H2 हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन आदि गैसों के अलावा अन्य गैसों का वक्र दाब बढ़ने के साथ साथ पहले धीरे धीरे नीचे की ओर फिर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ में तो दाब बढ़ने से गैसों की संपीड़ितता
आदर्श गैस अधिक संपीड़ितता आदर्श गैस अधिक होती है, किंतु उच्च दाब पर इनकी संपीड़ितता तेजी से घटती है, क्योंकि जो दाब है वो संपीड़ितता के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है और पीवी जो है वो जेड के समानुपाती होता है। अब देखिए बॉयल का ताप क्या कहलाता है, बॉयल ताप क्या कहलाता है। जेड व पी में वक्र अलग अलग ताप पर खींचा जाए तो ताप बढ़ने पर ढाल कम होता जाता है और इस दाब क्षेत्र में जेड संपीड़ितता गुणांक का मान लगभग 1 रहता है, अर्थात वह ताप जिस पर शून्य से दाब के पर्याप्त क्षेत्र में कोई गैस बॉयल का नियम पालन कर रही हो वह उस गैस का बॉयल ताप कहलाता है। एथिलीन का बॉयल ताप जो है वो 624 केल्विन होता है। आदर्श गैस आचरण से विचलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसकी बात करते हैं। आदर्श गैस अथवा गैसों के आदर्श आचरण से तात्पर्य है कि समस्त गैस नियमों बॉयस, चार्ल्स, गैलुसाक आदि का पूर्ण रूप से पालन करें। ये सभी नियम गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित है और गैसों का अणुगति सिद्धांत कुछ आधारभूत कल्पनाओं या अवधारणाओं पर आधारित है। पहले ही जैसे मैंने बताया है कि इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, अर्थात यथार्थ में गैसों का आचरण आदर्श के समान नहीं है, तो अवश्य कहीं ना कहीं इन मूलभूत अवधारणाओं में कोई त्रुटि है। ये अभिग्रहित अवधारणा, आधारभूत कल्पनाएं, पोस्टुलेट एवं उसके सुधरे हुए रूप निम्न हैं, जिनसे हम उन सुधार की हम बात करते हैं और उससे अगर हमारे को फिर कोई समीकरण प्राप्त होती है तो वही वास्तविक समीकरण होगी जो गैसों के व्यवहार को स्पष्ट रूप से समझा पाएगी। पहले क्या है, देखिए दो हम इसमें मुख्य रूप से सुधार किए गए हैं। कौन कौन सा? जो अणुगति सिद्धांत है गैसों का, उसमें दो पोस्टुलेट मुख्य रूप से सुधारी गई हैं। जो बर्नौली द्वारा गैसों का अणुगति सिद्धांत है उसकी दो पोस्टुलेट में करेक्शन किया गया है। एक तो क्या है, गैसों के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है, इसमें सुधार किया गया है। नगण्य नहीं होता, उच्च दाब पर इसका मान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसको नगण्य नहीं मान सकते। और दूसरी जो मुख्य रूप से बात इसमें करेक्ट की गई है वो ये कहा गया है कि गैसों के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण नहीं पाया जाता, जबकि ये हर दाब के लिए नहीं है। उच्च दाब पर गैसों के अणुओं के मध्य कुछ ना कुछ आकर्षण आवश्यक रूप से पाया जाता है। अगर ऐसा होता, अगर उनमें आकर्षण नहीं होता तो गैसों का द्रवीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि गैस लिक्विड नहीं की जा सकती, यानी कि गैस जो है वो कभी भी द्रव के रूप में परिवर्तित नहीं होती। या फिर गैसों को अगर किसी मोटे छिद्र से गैसों को अगर किसी छोटे छिद्र से या यूँ मानिए कि बड़े आयतन से छोटे आयतन से बड़े आयतन की तरफ अगर हम पास करते हैं तो गैसों का जो है वो ठंडी नहीं होती, शीतलन नहीं होता, यानी कि जूल थॉमसन प्रभाव नहीं हो पाता। तो इनके बारे में बात करते हैं। ये दो करेक्शन उन्होंने किए। तो पहले बात करते हैं, गैसों के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। सामान्य ताप व दाब की अवस्था में यह अभिग्रहित सही प्रतीत होती है, क्योंकि इस अवस्था में गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन के लगभग 0.014% होता है, जो कि नगण्य है। परंतु उच्च दाब अर्थात 100 वायुमंडलीय या अधिक पर गैस के आयतन में पर्याप्त कमी आती है, जबकि गैस के अणुओं का आयतन वही रहता है। ऐसी अवस्था में गैस के अणुओं के आयतन को संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि उच्च दाब पर गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन का लगभग 1.4% हो जाता है। अतः गैस के अणुओं की गति के लिए कम स्थान रह जाता है तथा अणु पास पास आ जाते हैं। निम्न ताप पर भी संपूर्ण गैसों का आयतन इतना कम हो जाता है कि गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। अतः उपरोक्त अभिग्रहित उच्च दाबों व निम्न तापों पर सही प्रतीत नहीं होती, इसलिए आदर्श व्यवहार में विचलन पाया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, गैसों के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण नहीं पाया जाता। ऐसा बर्नौली द्वारा दी गई जो थ्योरी है
अणुगति सिद्धांत उसमें बताया गया है। जबकि यह अभिगृहित भी कम ताप तथा उच्च दाब पर तो सही नहीं पाई जाती, क्योंकि इस अवस्था में गैस का आयतन बहुत कम हो जाता है और अणु अधिक निकट आ जाते हैं, अर्थात अणुओं के बीच आकर्षण निश्चित रूप से होता है। अणुओं के मध्य आकर्षण बलों की उपस्थिति के पक्ष में निम्न दो प्रमाण है। पहला प्रमाण है 2a में जो बताया गया है, गैसों का द्रवीकरण। अधिकांश गैस निम्न ताप व उच्च दाब पर द्रवित हो जाती हैं। गैसों का द्रवित होना गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण ही संभव है। दूसरा बात, जूल थॉम्सन प्रभाव। जब किसी गैस को उच्च दाब से निर्वात में प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस का ताप कम हो जाता है, अर्थात शीतलन प्रभाव होता है। इसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का स्पष्टीकरण अणुओं के मध्य आकर्षण बलों द्वारा ही दिया जा सकता है। जब गैस प्रसारित होती है तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर हटते हैं। इसके लिए इन्हें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा इनकी गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप इनकी गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है और ताप घट जाता है। उपरोक्त दोनों अभिगृहितों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण PV=nRT में आवश्यक सुधार किए गए ताकि वास्तविक गैसों के लिए भी उपयोगी बनाया जा सके। वैन डर वाल ने सर्वप्रथम एक सर्वमान्य समीकरण व्युत्पन्न की जिसे वैन डर वाल्स समीकरण कहते हैं, और वो जो समीकरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।